हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट। यानी कि ऑडिट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। The Companies Act 2013 has made the audit of accounts of company in India compulsory. Companies Act में ये compulsion दी हुई है स्पेशली पब्लिक कंपनीज के लिए कि उन्हें ऑडिट कराना ज़रूरी है. इट्स नॉट ओनली अबाउट पब्लिक बट प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 139 में ऑडिटर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है. राइट. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कायदे से ऑडिटर को अपॉइंट शेयर होल्डर्स करते हैं. जैसे कि हमें पता है शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ दी कंपनी. उनको ये जानना होता है कि क्या कंपनी की मैनेजमेंट कैसे रन कर रही है कंपनी, और हमारी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी में चल रही है या लॉसेस में चल रही है. दे वांट टू नो अबाउट द ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. तो हर कंपनी में पहली एनुअल जनरल मीटिंग में इंडिविजुअल, अगर हम किसी इंडिविजुअल सीए को अपॉइंट कर रहे हैं या फर्म ऑफ ऑडिटर्स यानी कि कोई पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं सीएज, उनको हम अपॉइंट कर रहे हैं. यानी कि किसी इंडिविजुअल या फिर फर्म को हम अपॉइंट करते हैं. कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं. पहली एनुअल जनरल मीटिंग में वो ये अपॉइंटमेंट करते हैं, और जो भी ऑडिटर अपॉइंट होता है वो अगले 5 साल के लिए ऑडिटर रहता है कंपनी का. राइट. तो पहले पॉइंट में मैंने दिया हुआ है कि एवरी कंपनी शेल एट द फर्स्ट एजीएम अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर हु शेल हेल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम. पहली एजीएम से लेकर 6th एजीएम तक, यानी कि 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होता है बाय द शेयर होल्डर्स. अब उसके बाद हम रूल 3 में समझेंगे क्या मैनर और प्रोसीजर होता है किसी भी ऑडिटर को सिलेक्ट या फिर अपॉइंट करने का. राइट. जिन कंपनीज में ऑडिट कमिटीज होती है, ऑडिट कमिटीज कुछ ऐसी पब्लिक कंपनीज होती है जिन्हें ऑडिट कमेटी बना के रखनी जरूरी होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. उन कंपनीज में, जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी का होना जरूरी है, और उस केस में ऑडिट कमेटी का एक रोल होता है ऑडिटर को सजेस्ट या रेकमेंड करना कि उनका ऑडिट कमेटी का, इन कंपनीज में ऑडिट कमेटी का ये जिम्मा होता है कि वो रेकमेंड करेंगे कि जी आप इस ऑडिटर को रख सकते हैं. किसको रेकमेंड करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसीडर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर. वो आगे शेयर होल्डर्स को यानी कि जनरल मीटिंग में उस बंदे का नाम या उस फर्म का नाम सजेस्ट करेंगे कि आप इसे ऑडिटर रख सकते हैं. ये उन केसेस में है जहां पे कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है. तो सबसे पहले ऑडिट कमेटी क्या करेगी? किसी भी इंडिविजुअल या फर्म को रेकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. हियरार्की कुछ इस तरह से सीक्वेंस चलता है. ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सजेस्ट करेगी, रेकमेंड करेगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो रेकमेंडेशन को कंसीडर करेंगे. अगर ऑडिट कमेटी के रेकमेंडेशन या रेफरेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पसंद आ जाता है तो फिर वो आगे शेयर होल्डर्स को उसका नाम रेकमेंड करते हैं. यानी कि ऑडिट कमेटी रेकमेंड करती है अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अगर बोर्ड अग्री होते हैं ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी तो वो फर्दर रेकमेंड कर देते हैं जनरल मीटिंग में मेंबर्स को कि आप इनमें से किसी को भी रख सकते हैं या फिर इसको ऑडिटर रखा जा सकता है. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसएग्री है, ऑडिट कमेटी ने जो रेकमेंडेशन दी थी ऑडिटर के नाम की उससे वो डिसएग्री है, तो वो वापस ऑडिट कमेटी को वो रेकमेंडेशन रेफर बैक कर देंगे और बोलेंगे तुम दोबारा से रिकंसीडर करो कि हमें ये पसंद नहीं आया, और उसके ऊपर वो रीजनिंग भी देंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों डिसएग्री है विद द रेकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी. अगर ऑडिट कमेटी
आफ्टर कंसीडरिंग द रीजन, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रीजन दिए हैं, डिसाइड नॉट टू रिकंसीडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन, तो बोर्ड शेल रिकॉर्ड रीजन फॉर इट्स डिसएग्रीमेंट एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन फॉर कंसीडरेशन। अगर क्या कहते हैं ऑडिट कमेटी इस चीज़ से ना खुश है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रीजंस दिए हैं, हमने जिसको नाम रेफर किया था हम उसको दोबारा से उस पर हम दोबारा से कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस डिसएग्रीमेंट को रिकॉर्ड करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और वो अपनी रिकमेंडेशन शेयर होल्डर्स को देंगे कि आप इसको कंसिडरेशन में ले सकते हो। और उसके बाद शेयर होल्डर्स जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटर का नाम रेफर किया है, रेकमेंड किया है, उसको कंसीडर करेंगे और अगर उन्हें ठीक लगा अपॉइंट करेंगे उसी एजीएम में, और वो ऑडिटर अगले 5 साल तक यानी कि टिल 6th एजीएम तक ऑडिटर बना रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि क्राइटेरिया क्या होता है ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए, जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट ये समझा कि उन कंपनीज में जहाँ पे ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है अंडर सेक्शन 177, तो वहाँ पे ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेकमेंड करेगी किसी ऑडिटर का नाम, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर पसंद आया तो वो फर्दर रेकमेंड करेंगे, नहीं तो वो डिसएग्री होंगे तो वो रेफर बैक कर देंगे किसको, ऑडिट कमेटी को। और फिर ऑडिट कमेटी का ये जिम्मा है कि वो रिकंसीडर करे, या फिर वो रिकंसीडर करे किसी और का नाम दे, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप अपनी मर्जी से किसी को शेयर होल्डर को नाम सजेस्ट कर देंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ रूल 4 क्या कहता है, अगर आपने किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया अंडर रूल 3, तो उसको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है कि वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए और वो कंपनीज एक्ट के अंडर किसी भी तरह से डिस्क्वालिफाइड नहीं है कि वो अपॉइंट नहीं हो सकता ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर को ये इन्फॉर्म करेगी उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में और एक नोटिस फाइल करेगी रजिस्ट्रार के बारे में, रजिस्ट्रार के पास मीटिंग के बाद कि हमने इस बंदे को ऑडिटर रख लिया है 15 दिन के अंदर अंदर। कंपनी ऑडिटर को इन्फॉर्म करेगी हमने आपको अपॉइंट किया है, ठीक है, और ऑडिटर एक सर्टिफिकेट सबमिट करेगा कि वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, वो किसी भी तरह से डिस्क्वालिफाइड नहीं है, और फिर कंपनी एक नोटिस फाइल करेगी कि हमने इसको अपॉइंट कर लिया रजिस्ट्रार के पास 15 दिन के अंदर अंदर इन विच ऑडिटर इज अपॉइंटेड। कोई भी इंडिविजुअल ऑडिटर अगर आपने अपॉइंट किया है तो वो सिर्फ 1 टर्म के लिए अपॉइंट होता है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल सीए अपनी प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में वो अपनी प्रैक्टिस रन कर रहा है, तो उस केस में सिर्फ 1 टर्म के लिए ऑडिटर अपॉइंट होता है। और कोई अगर ऑडिट फर्म है, ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड, अगर कोई ऑडिट फर्म आपने अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर तो वो 2 टर्म्स के लिए, 1 टर्म 5 साल का होता है, 2 टर्म्स 10 साल का। यानी कि यहाँ हमने ये समझा किसी इंडिविजुअल को ऑडिटर बना रहे हो तो 5 साल के लिए, किसी ऑडिट फर्म को ऑडिटर बना रहे हो तो 10 साल के लिए वो अपॉइंट होगा। No audit firm having a common partner to the other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the same company for a period of 5 years. अब let's suppose एक फर्म थी जो एक कंपनी XYZ की वो थी ऑडिटर थी, और उस फर्म में एक मिस्टर ए थे जो कि पार्टनर थे, जो इस फर्म में भी पार्टनर है और किसी और फर्म में भी पार्टनर है, और इस फर्म का ऑडिट करने का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जो मिस्टर ए है वो दूसरे किसी और फर्म में भी पार्टनर है जिस फर्म को इस कंपनी का ऑडिट मिलने वाला है, ठीक है। तो उस केस में वो दूसरी फर्म भी अपॉइंट नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में अगर कोई कॉमन पार्टनर है तो उसी दूसरी फर्म को दोबारा से मतलब इस तरह की कंपनी में ऑडिट के लिए अपॉइंट नहीं किया जाता। नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर इन द अदर ऑडिट फर्म हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड, जिसका अभी टेन्योर कंप्लीट हो गया, वो फिर से किसी और ऐसी फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते जिसका टाइम पीरियड अभी अभी कंप्लीट हुआ, मतलब कि वो दूसरी फर्म को हम अपॉइंट नहीं कर सकते एज एन ऑडिटर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने ऊपर ये तो समझ लिया रूल 3 में कि कैसे ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, जबकि मैंने आपको बताया कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, रेम्यूनरेशन भी वही डिसाइड करते हैं जो आपको अपॉइंट करता है। लेकिन
अब लेट सपोज कोई कंपनी अभी अभी रजिस्टर्ड हुई है, अब कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, पता नहीं ना उसका फर्स्ट एजीएम कब होगी, हो सकता है अगले साल हो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि जिस साल कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसी साल कंपनी की एजीएम भी हो जाए, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कंपनीज रूल्स में। तो जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं कंपनी रजिस्टर्ड होने के 30 दिन के अंदर। The first auditor of a company shall be appointed by the board of directors within 30 days from the date of registration of the company। अब ऐसा क्यों? जैसे कि आप लोग सोचोगे कि पहले मैंने आपको बोला कि कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो शेयर होल्डर ही अपॉइंट करता है। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसलिए मैंने बोला कि अगर कंपनी अभी अभी रजिस्टर्ड हुई है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही पहला ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। रीजन इज हम इस काम को टाल नहीं सकते, अगले साल का वेट नहीं कर सकते कि अगले साल जब एजीएम होगी तभी ऑडिटर अपॉइंट होगा, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में अगर कायदे से शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने की अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी है, जो कि उन्हें कंपनी रजिस्टर्ड होने के 30 दिन के अंदर अंदर फिल करनी होती है ये वैकेंसी। एंड इन केस बोर्ड नहीं अपॉइंट कर पाया 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को, तो वो ये चीज़ इन्फॉर्म कर देगा कंपनी के शेयर होल्डर्स को कि हम नहीं अपॉइंट कर पाए। तो उसके बाद होगा क्या कि जो शेयर होल्डर्स होंगे वो अगले 90 दिन यानी कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर ईजीएम कंडक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड करेंगे और उसमें ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि तब तक ऑडिटर रहेगा जब तक कंपनी की फर्स्ट एजीएम ना हो जाए। मैं रिपीट कर रही हूँ, कंपनी का पहला ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं और वो भी उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बाद। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहला ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाए तो उन्हें शेयर होल्डर्स को बता देना कि भाई हमसे नहीं हुआ अपॉइंट, तो उसके अगले 90 दिन के अंदर यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर वो क्या करेंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि हमसे नहीं हुआ। और अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर ईजीएम बुलाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब एक तरह से जो इमरजेंसी में कोई ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जिसके लिए आप अगली एजीएम का वेट नहीं कर सकते, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। और वो बुलवाकर कॉल करके ईजीएम बुलाने के बाद दे विल गोइंग टू अपॉइंट एन ऑडिटर, जो कि तब तक ऑडिटर रहेगा जब तक फर्स्ट एजीएम ना हो जाए। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ईजीएम में जो अपॉइंट हो गया वो अगले 5 साल तक नहीं रहेगा, वो सिर्फ तब तक रहेगा जब तक फर्स्ट एजीएम ना हो जाए। और अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कंपनी की, तो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसका पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है सीएजी द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करना होता है। और इन केस सीएजी अपॉइंट नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दी जाती है कि वो अगले 30 दिन में ऑडिटर अपॉइंट करेगा। और अगर वो अपॉइंट नहीं कर पाए यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट नहीं कर पाए, तो उस केस में वो कंपनी के मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे और फिर से मेंबर्स 60 दिन के अंदर अंदर ईजीएम बुलवाएंगे और ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ा सा चेंज ये है कि कंपनी का पहला ऑडिटर सीएजी अपॉइंट करता है और वो करना होता है 60 दिन के अंदर अंदर। और अगर सीएजी ने अपॉइंट नहीं किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगले 30 दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अपॉइंट नहीं कर पाए तो वो मेंबर्स को बताएंगे, जो कि अगले 60 दिन में ईजीएम, जैसे कि बाकी कंपनीज का हमने पढ़ा, 60 दिन के अंदर अंदर ईजीएम बुलवा के दे विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। नेक्स्ट आ गया कैजुअल वैकेंसी। अगर किसी ऑडिटर को जिसको आपने ड्यूली अपॉइंट किया हो एजीएम के बाद, जैसे इस एजीएम में एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ, एज वी नो वो अगले 5 साल के लिए ऑडिटर है ही है, और फॉर एनी रीज़न जैसे कि ऑडिटर रिज़ाइन करके चला गया या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई या उसकी डेथ हो गई या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गया और उसने अपना ऑफिस खाली कर दिया, तो उस केस में भी, क्योंकि अब लेट सपोज इस
साल एजीएम हुई और उसमें ऑडिटर अपॉइंट हुआ और 2 महीने के बाद पता चला कि वो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया या वो किसी और रीजन पे रिजाइन देके चला गया, तो उस केस में आप उसकी अगले साल की एजीएम का वेट नहीं करेंगे। ऐसी कैजुअल वैकेंसी, इस तरह से अगर ऑडिटर छोड़ के जाता है तो उसे हम बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी के केस में ऑडिटर अब अपॉइंट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, और जो अपॉइंट किया जाएगा उसको अगले 3 महीने में जनरल मीटिंग करवानी पड़ेगी। जनरल मीटिंग के अंदर क्या कहते हैं, जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसको अप्रूवल दिया जाएगा कि हाँ ये कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि सच अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट अ जनरल मीटिंग कन्वीन विद इन 3 months ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। और जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑडिटर के टाइम बताया था, ये भी ऑडिटर तब तक रहेगा जब तक अगली एजीएम ना हो जाए। सिर्फ फर्क इतना है, वहां पे पहला ऑडिटर था, यहाँ पे वैकेंसी अराइज हुई है ड्यू टू कैजुअल वैकेंसी, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर पा सकते कि ऑडिटर का ऑफिस वेकेंट रहे। उसकी इस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का जिम्मा दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उन्होंने फिल कर दिया। तो उसके बाद जनरल मीटिंग होगी 3 महीने के अंदर अंदर, और फिर एक जनरल मीटिंग में वो किया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा कि इसको कंटिन्यू करा सकते हैं एज एन ऑडिटर। और ये ऑडिटर भी टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम तक ही कंपनी का ऑडिटर बना रहेगा। अब कैजुअल वैकेंसी अगर गवर्नमेंट कंपनी के केस में अराइज हुई तो उसको सीएजी फिल करेंगे विद इन 30 days। ये तो हो गई पहले ऑडिटर की बात, ये हो गई पहले ऑडिटर की बात। और कैजुअल वैकेंसी के केस में ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा उस, और सेम थिंग अबाउट द गवर्नमेंट कंपनी। हम जो अगला पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड सब्सीक्वेंट ऑडिटर। पहले और कैजुअल वैकेंसी वाले केस को छोड़ दें तो जो रेगुलर बेसिस पे ऑडिटर अपॉइंट होता है वो एजीएम में ही अपॉइंट होता है, यानी कि एट द फर्स्ट एजीएम शेयर होल्डर और मेंबर अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज एन ऑडिटर, जो कि अगले 5 साल तक के लिए ऑडिटर रहता है। हु शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th एजीएम। और इस अपॉइंटमेंट से पहले जब भी आप किसी भी ऑडिटर को एजीएम में अपॉइंट कर रहे हो तो उससे पहले उसका राइटिंग में एक कॉन्सेंट लिया जाता है कि क्या वो अपनी मर्जी से इस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए तैयार है, वो अपना रिटन कंसेंट देगा और उससे हम एक सर्टिफिकेट लेंगे जिसमें ये होगा कि वो किसी भी तरह से डिस्क्वालीफाइड नहीं है इस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। और 15 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आप किसी ऑडिटर को अपॉइंट करते हो, कंपनी को रजिस्ट्रार को एक नोटिस भेजना होता है रिगार्डिंग दी कि हमने ये ऑडिटर अपॉइंट किया। ऐसा नहीं है कि जो एक बार ऑडिटर बन गया वो दोबारा ऑडिटर नहीं बन सकता। अ रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड, वो दोबारा ऑडिटर बन सकता है, लेकिन अगर वो रीअपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं है। अब लेट्स सपोज पता चले जी वो डिस्क्वालीफाइड है, तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया है तो उसको दोबारा से आप ऑडिटर नहीं बना सकते। या फिर he has not given the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed, भाई हम उसको भी नहीं दोबारा बना सकते जिसने खुद ही लिखत में राइटिंग में ये दे दिया है नोटिस कि मैं अब दोबारा ऑडिटर बनना नहीं चाहता। या फिर कंपनी के मेंबर्स ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कि इसको तो नहीं बनाना। A special resolution has not been passed at the meeting appointing some, इसको नहीं बनाना, या फिर उसमें ये पास हो गया है कि किसी और ही को बनाना है, ठीक है। और at any AGM no auditor is appointed or reappointed the existing auditor। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है अगर किसी एजीएम में कोई भी नया ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं हुआ तो जो चल रहा है ऑडिटर वही कंटिन्यू रहेगा एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये बाय डिफॉल्ट ये लॉ तो है ही है कि कुछ नहीं तो यही सही। नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शेल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो कि रूल 3 क्या कहता है, रूल 4 क्या कहता है, कैजुअल वैकेंसी क्या कहती है, फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है और सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, और
ऑडिटर किन किन केसेस में दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते।